हरिया अपने खेत में काम कर रहा होता है। तभी जमींदार का आदमी वहां आता है और बोलता है। हरिया, चल, तुझे जमींदार ने बुलाया है। हरिया जमींदार के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अरे हरिया, कब तक यूं खेत में काम करते रहोगे? इतने छोटे से खेत में तुम्हारा घर चल जाता है क्या? हाँ मालिक, मैं अपने खेत में बहुत खुश हूँ। इसमें जितना भी हो जाता है उतने में मेरे घर का खर्चा चल जाता है। मुझे और पैसों की कोई जरूरत नहीं। यह तो तुम अपना दिल रखने के लिए कह रहे हो। सच तो यह है कि इस बंजर जमीन में कुछ नहीं उग पाता, नहीं तुम्हारे घर का खर्चा चल पाता है। मेरी बात मान लो, यह जमीन का टुकड़ा मुझे बेच दो और मेरे खेतों में जाकर मजदूरी करो। मैं तुम्हें अच्छी मजदूरी दूंगा। देखो बाकी के गांव वाले कैसे खुश हैं अपना खेत बेचकर, और सारे के सारे मेरे लिए मजदूरी करते हैं। मैं उन्हें अच्छी रकम दे देता हूं। खुद खेती करने से तो बहुत अच्छा है कि तुम मेरे लिए कम करो। नहीं मालिक, यह जमीन मेरे पिताजी ने बड़ी मेहनत से खरीदी थी और मैं यह जमीन किसी को नहीं बचूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। और वैसे भी मुझे ज्यादा की कोई लालच नहीं। जितना भी इस खेत में हो जाता है उसमें मेरा घर चल जाता है। ठीक है मालिक, अब मैं चलता हूँ। हरिया वहां से चला जाता है। मलिक मन ही मन सोचता है। सारे गांव के लोग अपनी जमीन बेचकर मेरे गुलाम बन चुके हैं। मैं उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा सकता हूं। सब मुझ पर निर्भर है। मैं चाहूं तो उनके साथ कुछ भी कर सकता हूं। बस एक ये हरिया है जो मुझे अपना खेत नहीं बेच रहा। मुझे कुछ भी करके इसे बेबस और लाचार बनाना पड़ेगा, और इस लाचारी और बेबसी में यह मुझे अपनी जमीन बेच देगा और यह भी मेरा गुलाम बन जाएगा। राजू, कुछ भी करो, मुझे रामू की जमीन चाहिए। कुछ ऐसा करो कि यह मुझे अपनी जमीन खुद आकर मुझे बेच दे। मालिक, मैं कोशिश करूंगा। मैं देखता हूँ मुझसे क्या हो पाता है। जमींदार गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसने लोगों की जमीन है छल कपट से खरीद ली थी और लोगों को अच्छी तनख्वाह के नाम पर थोड़ी सी रकम देता था और सभी को अपना गुलाम समझता था। गांव में कोई जमींदार के आगे बोलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सारे लोगों की जमीन जमींदार के नाम पर थी। सारे लोग चुपचाप खेतों में काम करते और ऐसे ही अपना जीवन जीते। जानकी, तुम्हें पता है, आज खेत में काम करते वक्त जमींदार वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने मुझे बुलाकर खेत बेच देने को कहा। फिर आपने क्या कहा? मैं तो कहती हूँ इस खेत को बेच देते हैं। वैसे भी इस खेत में उगता ही क्या है? इसमें तो हमारा घर भी नहीं चल पाता। आप जिद पर क्यों पड़े हुए हो? हमें यह खेत जमींदार को बेच देना चाहिए। आप तो देख ही रहे हैं, आजकल मौसम भी कितना खराब रहता है। कभी फसल होती है तो कभी खराब हो जाती है। हम इतना सब कुछ करते हैं, सारी मेहनत खराब हो जाती है। इससे अच्छा है कि हम भी दूसरे लोगों की तरह जमींदार के खेत में मजदूरी करें। हमें वक्त पर मजदूरी तो मिलती रहेगी। नहीं जानकी, वह जमीन मेरे दादा परदादा की आखिरी निशानी है। मैं उसे नहीं बचूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ ही दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फसल कटाई का वक्त आ जाता है। देखो जानकी, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, पूरी तरह से सूख भी चुकी है। कल इसे कटवा लेते हैं और बाजार में बेच देंगे। इस बार अच्छे पैसे मिल जाएंगे। हाँ, फसल देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि इसके अच्छे दाम मिल ही जाएंगे। ये सारी बात एक आदमी जमींदार को बता देता है। जमींदार बोलता है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देखता हूं हरिया कैसे अपनी जमीन मुझे नहीं बेचता। देखो राजू, तुम्हें आज रात कुछ भी करके हरिया के खेत में आग लगानी है। उसकी सारी की सारी फसल जल जानी चाहिए। और रात में जमींदार का एक आदमी जाकर
हरिया के खेत में आग लगा देता है और सारी की सारी फसल जल के राख हो जाती है। दूसरे दिन सुबह हरिया आकर अपने खेत का हाल देखकर चौंक जाता है और बोलता है, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ये सब किसने किया? मैं क्या करूंगा? मेरी इतनी अच्छी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं कैसे अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? मेरी सारी फसल, मेरी सारी मेहनत सब खराब हो गई। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे साथ यह किया? इतना बोलकर हरिया अपने खेत का हाल देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहां जानकी आती है और बोलती है, यह सब क्या हो गया? हमारे खेत को आग किसने लगा दी? हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? अजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं जानकी? अब बोलने के लिए बचा ही क्या है? हम पूरी तरह से हमारी इसी फसल की भरोसे थे कि इस बार अच्छी फसल हो जाएगी तो थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे। क्या क्या सोचा था, सब कुछ जलकर राख हो गया। पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई। हमने किसका क्या बिगाड़ा है? अब क्या होगा जी? अब हम क्या करेंगे? दोनों रो धोकर घर चले जाते हैं। जानकी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो फसल भी नहीं रही। अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। ना ही हमें व्यापार की जानकारी है, ना ही हमें दूसरा कुछ आता है। खेती के अलावा हमारे खानदान में किसी ने कुछ नहीं किया। और फिर से अगर खेती करनी है, पर खेत तो पूरी तरह से जल चुका है। उसमें इस साल तो कुछ उगने से रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा जानकी, करें तो क्या करें? अजी, आप एक काम क्यों नहीं करते? थोड़े दिन जमींदार के खेतों में मजदूरी कर लेते हैं। 1 साल काम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़े बहुत पैसे भी आ जाएंगे, जिससे हमारा घर तो चल जाएगा। वरना ऐसे ही हाथ पैर हाथ बैठे रहेंगे तो हम खाएंगे क्या? घर में अनाज भी खत्म होने को आया है। कुछ ही दिनों में वह भी खत्म हो जाएगा। हाँ जानकी, तुम ठीक कह रही हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें जमींदार के खेतों में मजदूरी करने जाना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता वह हमें कोई काम देगा, क्योंकि उसकी नजर हमारे खेत पर है। और जब तक मैं उसे अपना खेत नहीं बेच देता, वह हमें कोई काम नहीं देगा। अजी, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप एक बार जाकर तो देखिए। आप उनके पैरों में गिर जाना, उनके सामने गिड़गिड़ा लेना, लेकिन उनसे कुछ ना कुछ काम मांग लेना, वरना हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। वैसे भी सारे गांव के लोग तो कम कर ही रहे हैं, तो हम भी मजदूरी कर ही लेंगे। पूरा का पूरा गांव जमींदार के खेतों में काम कर रहा है। बस हम ही बचे थे जिसके पास अपना एक खेत है। जानकी, तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी जमींदार के पास जाता हूँ। इतना कहकर हरिया जमींदार के यहाँ जाने के लिए निकल जाता है। जमींदार के यहाँ पहुँचते ही जमींदार, अरे हरिया, आओ आओ, आज हमारे घर का रास्ता कैसे याद आ गया? सुना है तुम्हारे खेत में किसी ने आग लगा दी। बहुत बुरा लगा सुनकर। पता नहीं कौन है जो तुमसे इतना जलता है कि तुम्हारे खेत में आग लगा दी। तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं मालिक, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, पर पता नहीं किसकी नजर लग गई। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मालिक, मैं कुछ काम की उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कृपा करके कुछ काम दे दीजिए। अब आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। ठीक है, काम तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर उस काम के बदले मुझे तुम्हारा खेत अगले 1 साल के लिए गिरवी चाहिए। तभी मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। अगर तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है तो ही मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, और मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास कोई और रास्ता है।
तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम तुम्हारा खेत 1 साल के लिए मेरे नाम कर दो। हरिया के पास दूसरा कोई रास्ता न होने की वजह से उस जमींदार को अपना खेत अगले 1 साल के लिए गिरवी रखवा देता है और जमींदार एक कागज पर हरिया का अंगूठा ले लेता है। उसके बदले जमींदार हरिया को काम पर रख लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हरिया रोज जमींदार के खेतों में मजदूरी करने जाता है और जमींदार मजदूरी के नाम पर थोड़े से पैसे देकर हरिया से बहुत सारा काम करवाने लगता है। एक दिन हरिया बहुत परेशान हो जाता है। अपनी पत्नी से कहता है, सुनो जानकी, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। जमींदार मुझे बहुत काम करवाता है और उसके बदले मुझे बहुत कम पैसे मिलते हैं। ऐसे ही चला रहा तो जमींदार हमारा खून चूस लेगा। अगर तुम कहो तो मैं कोई व्यापार शुरू कर सकता हूँ। कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। यूं ही मजदूरी करते रहे तो हमारी पूरी जिंदगी कट जाएगी और जमींदार पूरी जिंदगी हमसे काम ही करवाता रहेगा। तुम क्या कहती हो, क्या हमें वह जमीन जमींदार को बेच देनी चाहिए और उसके बदले जो भी पैसे मिलेंगे उससे हमें कोई व्यापार कर लेना चाहिए? हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है। मजदूरी के पैसे से हमारा घर नहीं चलता। शायद जमींदार जानबूझकर कम पैसा देता है कि कोई उससे आगे ना निकल जाए और पूरे गांव में कोई आवाज भी तो नहीं उठाता। सारे लोग जमींदार से डर कर रहते हैं और हमारे अकेले के कहने से वह हमारी मजदूरी बढ़ाकर तो नहीं देगा। आप यही करिए, जमींदार से कहिए कि वह खेत ले ले और उसके बदले पैसे दे दे। उन पैसों से आप कुछ न कुछ व्यापार ही कर लीजिए। अपनी पत्नी की सहमति से हरिया जमींदार के यहाँ जाता है और बोलता है, जमींदार जी, मैं आपके पास काम नहीं कर पाऊंगा। आप एक कम कीजिए। मैंने जो खेत मजदूरी के बदले आपके यहाँ गिरवी रखा है उसे आप मुझसे खरीद लीजिए और उसके बदले मुझे पैसे दे दीजिए। हरिया, ये तू क्या कह रहा है? कैसा खेत? वह खेत तो मेरा है। तूने खुद यह लिख कर दिया है। मेरे पास वह पर्चा है जिसमें साफ साफ लिखा है कि वह खेत अब मेरा है। तुमने खुद ही तो पिछली बार मुझे लिख कर दिया था। इतनी जल्दी भूल गए? तुमने जो मुझे कर्जा लिया था उसके बदले तुम मुझे वह खेत दे चुके हो। पर जमींदार जी, मैंने तो आपसे कभी कर्जा लिया ही नहीं, तो फिर मैं अपना खेत आपको किस कर्ज के बदले दिया? अरे नालायक, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तूने खुद ये लिख कर दिया है। चाहे तो मैं तुझे वह पर्चा दिखाता हूं जिसमें तेरे अंगूठी के निशान है और उसमें साफ साफ लिखा है कि तुम अपनी खुशी से अपने लिए हुए कर्ज को ना लौटा पाने की वजह से अपना खेत मुझे दे रहे हो। जमींदार जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पास उस खेत के अलावा और कुछ नहीं है। वह सब तू मुझे मत बता। बस एक बार मैंने कह दिया ना कि तुमने वह खेत मुझे अपने कर्ज के बदले दे दिया है, तो बस दे दिया है। अभी चला जाए यहाँ से, वरना वरना अपने आदमियों को कहकर तुझे यहाँ से धक्के मार के निकाल दूंगा। जमींदार, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हारी शिकायत पंचायत में कर दूंगा। जाओ जाओ, जिसे बताना है उसे बताओ। तुम खुद वह खेत मेरे नाम कर चुके हो। चाहे पंचायत जाओ, चाहे पुलिस थाने, कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंगूठे का निशान उसे कागज पर है और उस कागज पर साफ साफ लिखा है कि तुमने अपनी खुशी से कर्ज के बदले वह खेत मुझे दिया है, क्योंकि तुम वह कर्ज लौटा नहीं पाए और तुमने उसके बदले वह खेत दे दिया। जमींदार, ये सब झूठ है। तुमने वह खेत मुझसे गिरवी लिया था और उसके बदले तुम मुझे काम देने वाले थे। इस वजह से मैं तुम्हारे पास मेरा खेत गिरवी रखा था और तुमने मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाकर किसी और कागज पर मेरे अंगूठे के निशान ले लिए। मैं सब जानता हूँ। तुमने यह सब किया होगा। मैं अभी सरपंच जी के पास जाता हूँ। जाओ जाओ, तुम्हें जहां जाना है जाओ। हरिया सरपंच के पास जाता है
और सारी बात बताता है। सरपंच सारी बात सुनने के बाद जमींदार को बुलवाते हैं और वही पूछताछ होती है। जमींदार, क्या हरिया जो कह रहा है वह सच है? सरपंच जी, ये हरिया आपसे झूठ कह रहा है। दरअसल इसने मुझसे कर्जा लिया था और कर्ज लौटा नहीं पाया और उसी के बदले इसने मुझे अपना खेत दे दिया है। साथ में इसने अपने अंगूठे भी लगवाए हैं और वो कागज मेरे पास अभी भी है। हरिया, जैसे जमींदार के पास अपना एक सबूत है, वैसे तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे यह साबित हो सके कि तुमने कोई कर्जा नहीं लिया था? नहीं सरपंच जी, मेरे पास ऐसा कोई कागज या फिर कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि मैंने जमींदार से कर्जा नहीं लिया। पर सच तो यह है कि मैंने कभी जमींदार से कोई पैसा नहीं लिया है। जमींदार मुझे फंसाने के लिए यह सब कर रहा है। उसकी नजर मेरे खेत पर बहुत दिनों से थी और वह मेरा खेत हड़पना चाहता है। देखो हरिया, पंचायत सबूत पर अपना फैसला सुनाती है। मैं तुम दोनों का कोई रिश्तेदार नहीं हूं। मुझे बस सबूत दिखाई देते हैं और अभी मेरे पास कहने के लिए सिर्फ इतना ही है कि जो मैं देख पा रहा हूं, सारे के सारे सबूत यह इशारा कर रहे हैं कि वह जमीन तुमने खुद अपने हाथों से जमींदार को दी है और उसका सबूत भी जमींदार के पास है। क्या तुम ऐसा कोई सबूत ला सकते हो जिससे यह साबित हो जाए कि वह जमीन तुमने जमींदार को नहीं दी है? या फिर ऐसा कुछ साबित हो जिससे यह साबित हो कि जमींदार झूठ बोल रहा है और तुम सच? ऐसा कुछ भी तुम ला सको? सरपंच जी, मैं सबूत कहां से लाऊंगा? दरअसल मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसी वजह से जमींदार ने बड़ी चालाकी से यह सब किया है। जमींदार ने मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाया है। देखो हरिया, मैं समझ सकता हूं और मैं जल्दबाजी में कोई फैसला भी नहीं सुनना चाहता, पर बिना सबूत के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें 5 दिनों की मोहलत देता हूं। अगर 5 दिनों में तुम यह सबूत न ला पाए कि वह खेत तुम्हारा है और तुमने जमींदार से कोई कर्जा नहीं लिया था, तभी मैं तुम्हारी तरफ फैसला सुना पाऊंगा। वरना ना चाहते हुए भी मुझे वह जमीन जमींदार की है ऐसा मानना पड़ेगा और फैसला जमींदार के पक्ष में सुना दिया जाएगा। इतना कहकर सारी सभा खत्म हो जाती है। सारी पंचायत के लोग चले जाते हैं। हरिया अकेला बैठा इस पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचता है, हे भगवान, ये कैसी विपदा में मुझे डाल दिया तूने। पहले ही फसल खराब हो गई, ऊपर से ये जमींदार की चाल। इसने तो मेरी जमीन ही हड़प ली। मैं तो बेघर हो जाऊंगा। इस तरह से तो अब मुझे इस गांव में कोई काम भी नहीं मिलेगा। जमींदार मुझे यहाँ जीने भी नहीं देगा। हे भगवान, इस मुसीबत से मुझे बाहर निकालो। तभी वहां से एक महात्मा गुजर रहे होते हैं। वह हरिया को परेशान देखकर वहां रुक जाते हैं और हरिया से बोलते हैं, अरे बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि ऊपर वाला मेरे साथ बुरे से बुरा किया जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, ना ही मैं किसी का बुरा किया है, पर भगवान मेरे साथ बुरा ही करता जा रहा है। मैं जिंदगी से हार चुका हूँ। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते। भगवान पर भरोसा रखो, वह हमेशा साथ देने आते हैं। बस तुम देख नहीं पाते, वह तुम्हारे आसपास ही होते हैं जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा होता है। इसका मतलब वह तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करवाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता बाबा, ये सब कहने की बातें हैं। दरअसल भगवान होते ही नहीं। अगर होते तो मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ते ही नहीं देते। बेटा, अभी तुम बहुत परेशान हो, इसीलिए तुम यह सब कह रहे हो, पर मेरी बात मानो,
तो भगवान हर कहीं है। तुम उसे पुकारते हो, वह आ जाता। बाबा, भगवान शायद नहीं आएंगे। भगवान तो चाहते ही नहीं कि मेरा कुछ अच्छा हो जाए। बेटा, मुझे बुरी बात बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मेरा खेत चला गया, मेरी फसल खराब हो गई, मेरे घर में खाने के लाले पड़ गए हैं और अब जमींदार तो मुझे काम भी नहीं देगा। मैं बहुत परेशान हूँ बाबा, मेरी सहायता कीजिए। तभी हरिया जमींदार ने जो जो किया होता है और जिस तरह उसने उसका खेत अपने कब्जे में कर लिया होता है, वह सारी बात बाबा को बताता है। बाबा सारी बात सुनने के बाद बोलते हैं, देखो बेटा, इतनी सी बात के लिए इतना परेशान हो रहे हो। बाबा, उसने मेरा सुख चैन, मेरा घर, मेरे पैसे, मेरा खेत मुझसे सब कुछ छीन लिया और आपको ये इतनी सी बात लग रही है? हाँ बेटा, मुझे इतनी सी बात ही लग रही है। ऊपर वाले के लिए यह सब बातें बहुत छोटी छोटी होती। इन बातों को लेकर इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ऊपर वाला चाहे तो कुछ भी करवा सकता है। बस तुम्हें ऊपर वाले पर भरोसा होनी चाहिए। बाबा, आपकी प्रवचन वाली बातें सुनने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। मुझे तो बस इस वक्त इस मुसीबत से बाहर निकलना है। अगर आपके पास कोई उपाय है तो मुझे बताइए। अरे बेटा, तुम तो बुरा मान गए। चलो मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। तभी बाबा अपनी झोली में से एक कागज का टुकड़ा निकलते हैं। वह कागज का टुकड़ा एक बहुत पुराना होता है, जैसे कि कई सालों से उन बाबा के झोली में पड़ा हुआ था। और उस कागज पर एक अंगूठे का निशान और कुछ लिखा होता है। देखो बेटा, यह कागज का टुकड़ा अपने पास रखो और जिस दिन तुम पंचायत में जाओ, इसे साथ लेकर जाना। और जैसा कि मैं कहता हूं वैसा ही कहना, उसके अलावा एक शब्द भी मत कहना। सारी समस्याओं का हाल हो जाएगा। बाबा पूरी बात हरिया को समझा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन पंचायत का समय होता है। बहुत सारे लोग वहां आ जाते हैं। तभी सरपंच बोलते हैं, दोनों पक्षों की तरफ से मैं पंचायत की कार्यवाही शुरू करता हूं। बोलो हरिया, क्या तुम कोई सबूत लाए हो? हाँ हाँ सरपंच जी, मैं सबूत लाया हूँ। हरिया वह बाबा द्वारा दिया हुआ कागज का टुकड़ा सरपंच के हाथ में पकड़ा देता है और बोलता है, सरपंच जी, कल रात मेरे सपने में मेरे पिताजी आए थे। उन्होंने मुझे सपने में आकर बताया कि पुराने संदूक में यह एक कागज पड़ा है, वह मैं आपको दे दूं तो सारी समस्या का निवारण हो जाएगा। अब मैं तो ठहरा अनपढ़, मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा है, पर मेरे पिताजी ने सपने में कहा है कि अगर मैं यह कागज आपको दे दूं तो मेरी सारी की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। अब आप ही पढ़कर बताइए इस कागज में क्या लिखा है। वह कागज का टुकड़ा पढ़कर सरपंच जी हैरान हो जाते हैं और सरपंच को हैरान देखकर जमींदार भी थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है, अरे सरपंच जी, आप भी क्या इस हरिया की बातों में आ रहे हैं? आप सीधे सीधे फैसला सुना दीजिए, क्योंकि सारे के सारे सबूत मेरे ही पास है। मेरे पास हरिया द्वारा दिया गया वह कागज है जिस पर हरिया ने खुद अपने अंगूठे का निशान लगाया है। देखो जमींदार, अगर मैं तुम्हें पढ़कर दिखा दूं कि इस कागज में क्या लिखा है, तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन हिल जाएगी। और जितना कि मैं देख पा रहा हूं, इस पर तुम्हारे पिताजी के अंगूठे के निशान हैं। और अगर यह निशान सही निकले तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जमींदार यह सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, जैसे कि उसे सांप सूंघ गया हो, और बोलता है, सरपंच जी, आप यह क्या कह रहे हैं? ऐसा क्या लिखा है इस कागज में? जमींदार, यह तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा।
पहले तुम किसी को भेजकर अपने किसी पुराने दस्तावेज को मंगवाओ जिस पर तुम्हारे पिताजी के अंगूठे के निशान हो। जमींदार अपने एक आदमी को घर भेजता है और अपने घर से एक पुराने दस्तावेज को लाने को कहता है जिस पर जमींदार के पिताजी का अंगूठे का निशान होता है। यह लीजिए सरपंच जी, यह पुराना दस्तावेज। इस पर आपको मेरे पिताजी के अंगूठे का निशान मिल जाएगा। हरिया द्वारा दिए गए कागज के अंगूठे के निशान से उन पुराने दस्तावेज पर जो अंगूठे के निशान होते हैं वो दोनों मिल जाते हैं, जिससे यह साबित हो जाता है कि हरिया के पास जो कागज है उसे पर जमींदार के पिताजी के ही अंगूठे के निशान होते हैं। सरपंच जी, अब तो बता दीजिए, उस कागज पर ऐसा क्या लिखा है जिसने आपके होश उड़ा दिए? जमींदार, हरिया जो कागज ले आया है उस पर तुम्हारे पिता ने लिखा है कि मैं अपनी 100 बीघा जमीन हरिया के नाम करता हूं। यह सुनकर जमींदार के होश उड़ जाते हैं। जमींदार बोलता है, सरपंच जी, ये सब झूठ है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पिताजी हरिया के नाम 100 बीघा जमीन कैसे कर सकते हैं? ये सब झूठ है। ये कागज गलत है। शायद ये कागज किसी ने बनवाया है। जरूर इस हरिया ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। देखो जमींदार, यह कागज देखकर मुझे नहीं लगता कि यह कास्टास कागज हरिया ने अभी अभी बनवाया है। और हरिया तो अनपढ़ है, उसे लिखना पढ़ना कहाँ आता है। और इस कागज की हालत देखकर मुझे लगता है यह कागज कई सालों पुराना है और इसे कई साल पहले ही लिखा गया था। और इस पर तुम्हारे पिताजी के अंगूठे के निशान हैं, जिससे यह साफ होता है कि हरिया जो कह रहा है वह सच है। और अब तुम्हें हरिया को 100 बीघा जमीन देनी होगी और तुम्हें यह फैसला मानना ही होगा, वरना तुम्हें इस गांव से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारी जिम्मेदारी रद्द कर दी जाएगी। और तुम्हारे पास जितनी भी जमीन लोगों ने गिरवी रखी है या बेची है वह सब तुम्हें वापस करनी होगी। जमींदार सोच में पड़ जाता है। हे भगवान, यह तो चाल उल्टी ही पड़ गई। अगर मैं इसे 100 बीघा जमीन नहीं दी तो सरपंच और यह सारे लोग मुझे घर गांव से बाहर निकाल देंगे और मेरी जमींदारी भी रद्द कर देंगे और मुझे सारे लोगों की जमीन लौटना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं 100 बीघा जमीन इस हरिया को दे दूं, तो बाकी मेरे पास कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा। जैसा कि बाबा ने कहा होता है, हरिया कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहां खड़ा रहता है। तभी सरपंच बोलते हैं। अब यह पंचायत ही समाप्त होती है। पंचायत का सारा फैसला हरिया के पक्ष में सुना दिया जाता है और जमींदार हरिया को 100 बीघा जमीन दे देता है। अब हरिया एक अमीर आदमी बन जाता है।